नमस्कार, संसद टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रतिबिंब शर्मा और आप देख रहे हैं संसद में। आज जानेंगे लोकसभा और राज्यसभा के आज के एजेंडे और कामकाज के बारे में। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार रामनारायण श्रीवास्तव स्टूडियो में उपस्थित हैं और संसद भवन के सामने उपस्थित हैं हमारे सहयोगी पवन शर्मा। सीधा रुख कर लेते हैं पवन शर्मा का। पवन, मौसम तो आज भी बहुत ज़्यादा ठंड है, लेकिन सदन के भीतर काफ़ी वातावरण गर्म देखा गया। कल आज के एजेंडे की बात करें तो क्या कुछ विशेष? प्रतिबिंब, आपने देखा कि कल जो है गर्माहट बनी रही। लोकसभा की अगर मैं बात करूं, जो राष्ट्रपति का अभिभाषण है उसके धन्यवाद प्रस्ताव पर जो चर्चा है उसकी शुरुआत हुई और उसमें एलओपी जो राहुल गांधी हैं उन्होंने जो चीन को लेकर वो बात रखना चाह रहे थे और वो पूर्व सेना अध्यक्ष को कोट करते हुए उद्धृत कर रहे थे, तो उसको लेकर गर्मा गर्मी हो गई। हमने देखा संसद के सदन में, लोकसभा में। तो वही मुद्दा जो है वो आज आगे बढ़ेगा। राष्ट्रपति अभिभाषण पे जो धन्यवाद प्रस्ताव है उस पर चर्चा आगे बढ़ेगी, पर मूल विषय ये है कि क्योंकि नियमों का हवाला दिया गया, लोकसभा अध्यक्ष ने उसमें व्यवस्था भी दी आराम से कि किसी भी पुस्तक के आधार पे सदन में चर्चा नहीं हो सकती है और भी तरीके हैं कहने के बातों को, क्योंकि विपक्ष का काम है कि वो सरकार की आलोचना करे और अगर कोई राष्ट्रपति अभिभाषण पे और भी बहुत सारे मुद्दे हैं और इस मुद्दे पर बहुत इंटरवीन हुआ। हमने देखा कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को कई बार इंटरवीन करना पड़ा, गृह मंत्री अमित शाह ने इंटरवीन किया और किरण रिजिजू जो संसदीय कार्य मंत्री उन्होंने इंटरवीन किया और विपक्ष की तरफ से भी बातें जो है वो रखी गई और काफ़ी जो है व्यवधान इस लेकर हुआ। तो यही आज जो है, आज इस पे क्या चीज़ें होती है यही आगे बढ़ेगा। जो विपक्ष के नेता है राहुल गांधी, वो अपनी बात को आगे कैसे कहते हैं, वो अपने रवैये पर वो जो है अड़िग रहते हैं या कुछ बीच का रास्ता निकलता है या व्यवस्था कुछ लोकसभा स्पीकर कुछ और देते हैं, उसको लेकर जो है हमें देखना पड़ेगा आज कैसा होगा। पर जो राष्ट्रपति का अभिभाषण है उसके धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा आगे बढ़ेगी और पहले वक्ता के तौर पर आज जाहिर तौर पर जो विपक्ष के नेता है राहुल गांधी जो हैं वही उसके वक्ता होंगे और देखना होगा कि इसमें क्या होता है। प्रतिबिंब जी, और अगर पूरे एजेंडे की बात करें, प्रश्नकाल आज भी बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला है। बहुत महत्व के प्रश्न हैं और क्या कुछ रह सकता है सदन के भीतर? पवन, और अगर बात करें धन्यवाद प्रस्ताव पर जो चर्चा शुरू हुई है सदन के भीतर, वो तो आज कंटिन्यू होगी। उसके अलावा भी कुछ एजेंडा है महत्वपूर्ण सदन के भीतर लोकसभा की अगर बात करें तो? बिल्कुल प्रतिबिंब, लोकसभा में जैसा हम जानते हैं कि प्रश्नकाल से शुरुआत होती है, 20 प्रश्न जो है वो लिस्टेड रहते हैं और अगर मैं आज के प्रश्नकाल की सूची की बात करूं तो उसमें एग्रीकल्चर और फार्मर वेलफेयर, कृषि मंत्रालय से जुड़े 9 प्रश्न हैं प्रतिबिंब, कॉमर्स और इंडस्ट्री से जुड़े 2 प्रश्न हैं, फिशरीज और एनिमल हस्बेंड्री से जुड़े 2 प्रश्न हैं, होम अफेयर से जुड़े 2 प्रश्न हैं और इसके साथ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट जो मिनिस्ट्री है उससे जुड़े भी 2 प्रश्न हैं। सभी महत्वपूर्ण प्रश्न रहते हैं प्रतिबिंब। अगर मैं बात करूं कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न, पवन, हम बता दें अपने दर्शकों को, जब हम यहाँ पर अपडेट ले रहे हैं आपके साथ, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस यानी कि एनडीए की संसदीय बैठक हो रही है, बहुत महत्वपूर्ण, अभी भी जारी है। आप देख सकते हैं टेलीविजन स्क्रीन पर। और नितिन नवीन जो बीजेपी के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं वो इस बैठक में उपस्थित हैं। प्रधानमंत्री का अभिनंदन किया गया। अभिनंदन का एक बहुत बड़ा कारण यह है कि अभी यूरोपीय संघ के साथ एफटीए हुआ है और कल एक रात होते होते एक बड़ी खबर आई अमेरिका से और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने घोषणा कर दी कि भारत का टैरिफ जो है कम करके 18% कर दिया गया है और ये तुरंत लागू भी हो गया है। प्रधानमंत्री ने उनका आभार भी व्यक्त किया। उसका एक पोस्ट उन्होंने एक्स पर प्रसारित भी किया और हम बता दें कि डोनाल्ड ट्रंप अमेरिकी राष्ट्रपति ने यह भी कहा है कि आने वाले समय में कोशिश की जाएगी कि ये टैरिफ जो है शून्य किया जाए और एक नई शुरुआत भारत और
अमेरिका के संबंधों में हुई है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस कदम की सराहना की है और पुष्टि की है कि इस कदम से भारत और अमेरिका के संबंध और अधिक प्रगाढ़ होंगे और रणनीतिक तौर पर एक नई शुरुआत हुई है दोनों देशों के मध्य। ये एनडीए की संसदीय दल की बैठक चल रही है। मंगलवार को ये बैठक हुआ करती है। ये बैठक इसलिए भी महत्वपूर्ण है, बजट पेश किया जा चुका है और बजट को माना जा रहा है कि विकसित भारत का ये बजट है। पवन, दो विशेष समाचारों के आलोक में ये एनडीए संसदीय दल की बैठक हो रही है। प्रधानमंत्री वहां पर मौजूद थे और बीजेपी के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष भी वहां पर मौजूद थे और एनडीए के दूसरे जो घटक हैं उनके भी माननीय सांसद और मंत्रीगण जो है इस बैठक में उपस्थित थे और समाचार बहुत जो है चौंकाने वाला है। कल रात होते होते अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का एक संदेश आता है कि भारत और अमेरिका जो है रिश्तों के एक नए दौर में प्रवेश कर गए हैं और टैरिफ जो है 50 नहीं 25 नहीं बल्कि 18 कर दिया गया है और उसको आने वाले समय में शून्य पर करने की बात भी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कही। प्रतिबिंब बिल्कुल, क्योंकि जैसा आपने बताया कि मंगलवार को मीटिंग्स रहती हैं, सभी पार्टियों की भी रहती है, संसदीय दल की मीटिंग भी रहती है। आज की मीटिंग एनडीए की मीटिंग है क्योंकि इसमें सारे सहयोगी दल जो है वो भी मौजूद है और विशेष बात है क्योंकि ये जो मीटिंग है प्रतिबिंब, ये जो बजट के बाद है, बजट पेश हो चुका है, देश के सामने है और उसको लेकर प्रधानमंत्री को धन्यवाद किया जाता है, वित्त मंत्री की तारीफ की जाती है और इसमें सभी सहयोगी दल रहते हैं और एकजुटता दिखाने का भी ये मौका रहता है। तो ये रूटीन वर्क है और ऐसे एनडीए की मीटिंग होती रहती है। बजट के बाद ये हो रही है, ये विशेष बात है और जैसा आपने बताया कि इसमें प्रधानमंत्री का स्वागत किया, इसमें बीजेपी की जो नए अध्यक्ष हैं नितिन नवीन, वो भी इसमें मौजूद रहे क्योंकि पार्टी के अध्यक्ष है वो और सबसे बड़ी पार्टी जो है एनडीए में वो बीजेपी है, बाकी लोग भी यहाँ रहने वाले हैं। तो ये सभी बैठक में आपने जैसे कहा अभी कि जो कल जो समाचार आया है एफटीए को लेकर, अभी हमने यूरोपियन यूनियन के साथ देखा 26 जनवरी का जो गणतंत्र दिवस है उसमें मेहमान यूरोपियन यूनियन के दो नेता हमारे बीच में थे और उसके बाद जो है जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ भारत के बीच में और यूरोपियन यूनियन के बीच में, उसके बाद ये अमेरिका से भी ये उम्मीद थी कि ये जो डील है, जो टैरिफ है, उसके ऊपर खबर आएगी नहीं और वो खबर आ गई कल के वो 50% से कम करके अब 18% कर दिया गया है। हालांकि बात उससे आगे की है प्रतिबिंब, क्योंकि अमेरिका के साथ भी भारत फ्री ट्रेड एग्रीमेंट चाहता है और इस दिशा में आगे भारत बढ़ रहा है। चौथी इकोनॉमी तो बनी गया है। सबसे बड़ी बात प्रतिबिंब ये है क्योंकि विश्व का सबसे बड़ा बाजार जो है वो भारत है और अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने जो किया वो 50% का लगाया गया, जो टैरिफ लगाया गया, उसके बाद कई महीनों के बाद, क्योंकि अगस्त में चीजें हो चुकी है प्रतिबिंब, उसके बाद एनालाइज कर लिया है यूएसए ने, उसके बाद उनको समझ आ गया कि भारत को जो है वो साइडलाइन नहीं किया जा सकता और उनके ऊपर अमेरिका में भी प्रेशर था कई सीनेटर्स की तरफ से और कई वहां की पार्टियां उनकी तरफ से कि भारत के साथ कम से कम जो दुनिया की सबसे बड़ी मार्केट है उसके साथ आर्थिक रिश्ते जो है वो अच्छे होने चाहिए और उसका परिणाम है कि ये चीजें। पर बात इससे आगे की है प्रतिबिंब, क्योंकि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कई देशों के साथ भारत ने किया है और सारी बात जो अटकी हुई है, जैसा हम सभी जानते हैं कि रशिया से तेल लेने के ऊपर आपत्ति है अमेरिका को, तो वो सारी चीजें करेगा कि भारत सबसे बड़ी मार्केट है और इस दिशा में जो भारत सरकार का जो काम है वो उसकी रणनीति जो है वो कामयाब हुई है और परिणाम हमारे सामने है प्रतिबिंब। अगर इससे जुड़ा प्रश्न प्रतिबिंब आज जो है वो प्रश्नकाल में भी है लोकसभा की, अगर मैं बात करूं इसमें पूछा गया है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को लेकर। मुकेश दलाल है, बीजेपी के सांसद है और अतुल गर्ग, उनका भी सवाल है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को लेकर। उन्होंने पूछा है कि किन किन देशों के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो गया है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो गया और किन किन के साथ होना है, उसके बारे में पूरी जानकारी उन्होंने मांगी है लोकसभा में प्रश्नकाल की, अगर मैं बात करूं। जी हाँ, और ये
प्रश्नकाल इसलिए भी महत्वपूर्ण होता है और ये बाधित नहीं होना चाहिए। ये एक आम राय है वैसे पक्ष और विपक्ष के बीच में, लेकिन समय समय पर बाधित होता भी रहता है चूंकि बहुत महत्व के प्रश्न जो है इस दौरान पूछे जाते हैं और कई बार ऐसा होता है कि विपक्ष जिन मुद्दों पर चर्चा करना चाहता है वो प्रश्नकाल के माध्यम से पूछे गए प्रश्न में निहित होते हैं और चर्चा भी हो जाती है। पवन, बहुत बहुत धन्यवाद जानकारी देने के लिए। और हमारे साथ एक और वरिष्ठ पत्रकार के वी प्रसाद जी भी जुड़ गए हैं। के वी प्रसाद जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। रामनारायण जी, हम लोग चर्चा करेंगे सदन के आज के एजेंडे पर, लेकिन आज का एजेंडा शुरू हो उससे पहले एक बड़ी खबर आ गई है। वो भी आई है राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के संदेश के द्वारा और उन्होंने कहा है कि टैरिफ घटा दिया गया है, एक नए रिश्ते की जो है शुरुआत हो रही है भारत और अमेरिका की। कितना बड़ा संदेश है ये और क्या इसका असर जो है संसद की कार्रवाई पर भी नजर आएगा? देखिए, संसद की कार्रवाई पर निश्चित रूप से असर पड़ेगा। बजट सत्र चल रहा है, फाइनेंशियल बिजनेस चल रहा है, लेकिन अमेरिका से जो खबर आई है 18% टैरिफ करने का, डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंट का जो डिसीजन है वो कई मायनों में बहुत महत्वपूर्ण है। पिछले लगभग 1 साल से हम देख रहे हैं टैरिफ को लेकर के पूरी दुनिया बवाल मचा हुआ था। कई देश, खासकर एशियाई देश, भारत पर भी दबाव था। ऐसे में जब भारत सरकार ने यूरोपीय संघ से पिछले दिनों डील्स ऑफ डील्स किया तो उससे कहीं ना कहीं अमेरिका भी दबाव में आया। उसे लगा कि भारत ने अपने दूसरे रास्ते खोल लिए हैं, अगर हम इसमें कोई समझौता नहीं करते हैं या टैरिफ कम नहीं करते हैं तो कहीं ना कहीं हमारा जो बाजार है, हमारा जो पूरा एक अर्थव्यवस्था का जो भारत को जो हम साथ में लेके चलते हैं वो कहीं नहीं यूरोपीय संघ को, दूसरे देशों को जा सकता है। ऐसे में अमेरिकी राष्ट्रपति का जो फैसला है वो कहीं ना कहीं भारत सरकार की, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कूटनीति और रणनीति का ही परिणाम है कि अमेरिका आज टैरिफ कम करके भारत के साथ समझौते करने को तैयार हुआ है। ये निश्चित रूप से भारत की जो तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था है और जो हमने बजट में संकल्प लिया है 2047 का विकसित भारत का, उसकी दिशा में, और जो आधार वर्ष है चूंकि अगले जो 25 साल उसके लिए, तो ये बहुत महत्वपूर्ण फैसला है। निश्चित रूप से इससे पूरी दुनिया में जो आर्थिक माहौल है उसमें भारत आगे निकलेगा। कहीं ना कहीं के वी प्रसाद जी, अगर बात करें बजट की भी, बजट में मोटे तौर पर आम व्यक्ति को उस तरीके से समझ नहीं आता, उसको लगता है कि क्या मिला क्या नहीं मिला उस तौर पर देखता है। लेकिन अगर देखें पूरे बजट को तो जो विकसित भारत का एक लक्ष्य निर्धारित किया है उसकी ओर बढ़ता हुआ बजट है और इसकी खबर जो है वैश्विक रूप से भी जो है अलग अलग देशों में पहुंच रही है और शायद इसका प्रभाव भी अमेरिका पर पड़ा होगा, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर पड़ा होगा। जी देखिए, ये बात तो निश्चित है कि भारत ने अपने बजट में जो रास्ता बनाया अपने लिए और जो हमारे लक्ष्य है उसको साधा है, उसका ज़रूर परिणाम निकलता है। और जैसे रामनारायण जी भी कह रहे थे, हाल फिलहाल में जो हमने FTA किया यूरोपीय संघ के साथ, यूरोपीय यूनियन के साथ, तो वो एक अपने आप में एक महत्वपूर्ण है जिसके पर काफ़ी विश्व की नज़र पड़ी है। अब जो बात निकल के आई है, हमारे विदेश मंत्री इस वक्त वाशिंगटन में हैं, उनकी कल बात हुई वहाँ पे और वहाँ पे एक विशेष बैठक में गए। जो अमेरिकी राष्ट्रपति की तरफ से भी बयान आया है और 18% में एक फ़ायदा ज़रूर दिखता है, खासकर दक्षिण पूर्व जो हमारे राष्ट्र हैं वहाँ पे 19% है और भारत में 18%, तो 1% का भी आपको वहाँ पे एक फ़र्क पड़ता है। तो एक ये इशू है। एक जो उन्होंने मतलब प्राथमिकता दी गई है एक तरीके से भारत को, आप उसको मान सकते हैं, क्योंकि आपका जो नज़दीक में देखिए साउथ ईस्ट एशिया में है, बांग्लादेश के साथ जो आपके गारमेंट के साथ जो रहता है, तो उसमें आपको ज़रूर इसमें फ़ायदा पहुंचेगा। और एक चीज़ और जिसमें जो है, जो आगे चल के न्यूक्लियर एनर्जी की तरफ जो हम बात कर रहे हैं, जो परमाणु ऊर्जा, उसमें एक स्मॉल एंड मीडियम रिएक्टर्स के ऊपर काफ़ी बात हो रही है, तो वहाँ अमेरिका का ज़्यादा झुकाव है। और ये इस बात का संकेत राष्ट्रपति ट्रंप ने भी अपने ट्वीट में या अपने वक्तव्य में किया है। तो ये देखना है कि इसमें कितना हमको फ़ायदा मिलता है। इसमें अभी जो FTA हुआ है यूरोपीय यूनियन के साथ, उसे मदर ऑफ ऑल डील कहा गया है, लेकिन इसके बारे में चर्चा होने लगी है जैसे ही टैरिफ कम हुआ, फादर ऑफ ऑल डील अमेरिका के साथ होने वाली है। ये तो खैर कहने की बात है, लेकिन जैसे हम देखें जब कार्यान्वित होगा उसका, क्योंकि FTA जो यूरोप वाला है,
अभी उसको लागू होने में वक्त लगेगा जी। और अमेरिका तो आज सुबह शुरू हो जाएगा। हाँ, उन्होंने तो तत्काल प्रभाव से इसे लागू भी कर दिया है और शायद गति भी इसलिए पकड़ी गई है कि यूरोपीय यूनियन के साथ हमारा FTA जो है क्योंकि वो उसका प्रभाव जो है उससे पड़े, उससे पहले ही जो है, और उसका संधि अभी वहाँ पे रेटिफाई होना उनके संसद में, तो वो प्रक्रिया अभी पूरी होनी है। और रामनारायण जी, अगर बात करें सदन के भीतर कल जो हुआ, राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा शुरू हुई। आमतौर पर क्या ऐसा कभी देखा गया है कि राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा शुरू हो और चर्चा किसी और विषय पर चली जाए? देखिए, आमतौर पर बहुत सारे जो राष्ट्रीय मुद्दे रहते हैं उनको लेकर के राष्ट्रपति अभिभाषण में विषय उठाए जाते हैं, चर्चा होती है, उसमें गलत नहीं है। लेकिन कल जो मुद्दा आया उसमें लोकसभा अध्यक्ष की व्यवस्था देने के बाद भी नेता विपक्ष का उसी बात पर अड़े रहना, उसने गतिरोध पैदा किया है। एक बार हमारी परंपरा है सदन की, लोकसभा अध्यक्ष को व्यवस्था दे देते हैं तो फिर उसको पूरा सदन मानता है और आगे बढ़ता है। लेकिन सारी बात आप कुछ भी कहें, आप जिसको कोट करें, जब लोकसभा अध्यक्ष ने आसंदी से एक बार व्यवस्था आ जाती है तो फिर वो सदन के लिए बाध्यकारी मानी जाती है। जहाँ तक सवाल सत्ता पक्ष का, सत्ता पक्ष ने बार बार कहा कि भाई जो सदन के नियम है, कार्य संचालन के नियम है, उनमें साफ है कि यार कोई किताब प्रकाशित नहीं हुई है तो उसको आप किस तरह से उसका उल्लेख कर सकते हैं कहीं पर भी। इस पर भी यार विपक्ष नहीं मान रहा, खासकर जब कांग्रेस के नेता राहुल गांधी नहीं माने तो सदन में गतिरोध होना स्वाभाविक था। अब आज जब सदन शुरू होगा तब देखते हैं राहुल गांधी किस तरह का निर्णय लेते हैं, क्योंकि अध्यक्ष की व्यवस्था को आप नकार नहीं सकते हैं। एक बार अध्यक्ष ने व्यवस्था दे दी, जिस विषय का उल्लेख नहीं किया जाना तो वो आप नहीं कर सकते हैं। अब निर्भर करेगा विपक्ष के ऊपर, विपक्ष की रणनीति के ऊपर, उसको राष्ट्रपति के अभिभाषण पर आगे चर्चा किस तरह से बढ़ानी है और बहुत सारे मुद्दे जो कि राष्ट्रपति अभिभाषण में आए हैं उन पर सरकार को किस तरह से घेरना है या सरकार से किस तरह से सवाल पूछना है। जी हाँ, लेकिन अगर बात करें, बार बार जो है आसन से ये कहा गया लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा कि नियम का हवाला बार बार दिया गया। नियम क्या कुछ कहते हैं केवी प्रसाद जी? देखिए, नियम जो है, अभी बात यह है कि एक बारी अध्यक्ष ने उन्हीं नियमों के तहत एक रूलिंग कर दी तो ये सर्वोपरि है, उसके अब आगे कोई आप रूल को के अगर आप उसमें कहते हैं कि आप कोई चीज़ रूल से ही चैलेंज कर सकते हैं। जो भी व्यवस्था है संसद में और जो भी व्यवस्था है सदन में, वो सदन के जो रूल बने हैं जो मेंबर ने खुद ही बनाए, ये कोई ये और आपको प्रक्रिया मालूम है कि अगर कोई भी रूल में संशोधन करना हो उसका भी एक प्रक्रिया है, तो वो भी आप उस प्रक्रिया के तहत और फाइनली जनरल पर्पसेस कमेटी में तय होता है। तो ये जब अध्यक्ष जी ने एक दे दिया तो उसके वो सब सर्वोपरि है, वो सबको मान्य है। अब उस पर जैसे कल मेरे ख्याल से जगदम्बिका पाल ने बात जो कि उस वक्त सदन में बैठे थे, पीठासीन अधिकारी थे, जब बाद में बाहर आके उन्होंने जो कहा इस पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए राहुल गांधी के खिलाफ, ये बाहर सदन के बाहर उनका ऐसा बयान है। लेकिन अब जैसे आज क्या तौर तरीका अपनाते हैं विपक्ष खासकर, और राहुल गांधी जो कि नेता प्रतिपक्ष हैं और उनका भाषण अभी चल रहा था जब ये गतिरोध हुआ, तो उस पर काफ़ी कुछ निर्भर करेगा। वरिष्ठ सांसदों की थोड़ी सी कमी है सदन के भीतर। कांग्रेस की तरफ से पहले कांग्रेस में भी एक से एक वरिष्ठ सांसद हुआ करता था, वो संसद की कार्रवाई को और नियमों को उस तरीके से जानते थे और उनका पालन भी करते थे। वो थोड़ी सी क्या कमी नजर आ रही है रामनारायण जी? देखिए, वरिष्ठ सांसदों की कमी तो निश्चित तौर पर आई है। बहुत सारे सांसद कांग्रेस के थे, वो या तो अब संसद में नहीं है या दूसरे सदन में चले गए। लेकिन ये नेता विपक्ष भी अब कोई नए नहीं हैं, उनको भी जिम्मेदारी बनती है वो न केवल सदन की नियम परंपराओं का पालन करें बल्कि अपने सांसदों से भी उसका पालन कराएं। हर दल के नेता का एक दायित्व है कि वो अपने सांसदों को संसदीय नियम प्रक्रियाओं से चलने के लिए उनसे आग्रह करे। लेकिन जब नेता ही इस तरह का आचरण करेंगे तो उनके सांसद क्या करेंगे? अब नेता कुछ कहते हैं उस पर ताली बजाना ये उचित नहीं माना जाता। इस पर अध्यक्ष ने भी कल आपत्ति जताई थी। तो नेताओं पर निर्भर करता है, और कांग्रेस कोई छोटी पार्टी नहीं, सबसे पुरानी पार्टी है, उसका बहुत बड़ा इतिहास, संसदीय इतिहास है, उसका परंपराओं का इतिहास। इसके बावजूद भी अगर नेता विपक्ष उन चीज़ों को नहीं समझते हैं या उनके साथ खड़े अन्य नेताओं को नहीं समझा पाते हैं तो इसके लिए किसी को दोष नहीं दिया जा सकता है। ये सिर्फ सदन की गरिमा को कम करने वाला है, इसकी जिम्मेदारी
सिर्फ सांसदों की ही होती है। सभी सांसदों को मिलकर, उन दलों के नेताओं को मिलकर तय करना है हमको भारत की संसद, भारत के लोकतंत्र को किस तरह आगे बढ़ाना, और पूरी दुनिया देख रही, पूरा देश देख रहा, उसको हमें क्या संदेश देना है। तो निश्चित रूप से हमारे लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए, संसदीय परंपराओं को मजबूत करने के लिए विपक्ष की भी उतनी ही जिम्मेदारी है जितनी की सत्ता पक्ष की। सबसे बड़ी बात यह है कि संसदीय प्रक्रिया में केवी प्रसाद जी हर विषय पर चर्चा का भी नियम है, व्यवस्था है उसमें। अगर आप किसी विषय पर चर्चा करना चाहते हैं तो आप लिख कर दें, नोट देना होगा किस नियम के तहत चाहते हैं, और उसको सदन स्वीकार करता है नहीं करता है, वो भी एक पूरी व्यवस्था है। जी बिल्कुल। और जैसे है कि आप उस रूल के तहत आप नोटिस देते हैं, और जब नोटिस एडमिट होता है तो उसके आगे चर्चा है। जैसे दो रूल साफ हैं, रूल 193, रूल 184। 184 के बाद होता है कि जो भी चर्चा होती है उसके बाद वोटिंग होती है, और 193 होता है आप वोटिंग नहीं होती, मतलब सदन में चर्चा होती है और जब जवाब आ जाता है वो वहीं पे ख़त्म हो जाता है। उसके अलावा बहुत सारे और हमारे पास प्रावधान है सदन में मुद्दे उठाने के लिए। लेकिन सवाल ये है कि कई बारी जो है आपत्ति होती है शब्दावली में, जिस शब्दावली से आप नोटिस देते हैं सदन में, उसको लेकर, क्योंकि जब चर्चा के लिए आते हैं, देखिए संसद क्या है, संसद सदन के अंदर नेता प्रतिपक्ष और विपक्ष, प्रतिपक्ष और पक्ष दोनों का है, सरकार में और विपक्ष दोनों के मिलके ही सदन बनती है, संख्या बल जैसे भी हो वो कोई। तो एक पुरानी बात है, एक बहुत पुरानी बात है, एक बारी जब 70 की बात कोई पुराने एक सांसद से जुड़े हुए बता रहे थे संसद से कि एक जो पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर है वो अधिकतर टाइम ऑपोजिशन के साथ बैठ के बिताते थे, तो उनका नाम ही रखा गया था मिनिस्टर ऑफ ऑपोजिशन। तो एक परंपरा थी चलाने की, भाई सदन चलाना है, आपको विपक्ष को साथ लेके चलना है। और मैंने शायद कुछ दिन पहले एक बात हुई थी तो बताया, जब प्रणब मुखर्जी नेता प्रतिपक्ष थे और राज्यसभा में थे, और जब ये बात हमें प्रमोद महाजन जी ने सुनाई, स्वर्गीय प्रमोद महाजन जी ने, कि दादा बोलते थे अरे भाई पहले अपना एजेंडा बताओ, सरकार का क्या एजेंडा है वो निकलेगा, और हमारी बात, मतलब दोनों की बातें चलती है। तो ये एक होता है कि भाई दोनों पक्ष और विपक्ष मिलके ही सदन चलाते हैं। जी हाँ, अपनी अपनी बातें कह पाएँ सदन के माध्यम से, ये एक जो है सहमति हो पक्ष और विपक्ष में, तो उनकी भागीदारी के साथ संसद की प्रक्रिया भी आगे बढ़ती है। एक बार नजर डाल लेते हैं बजट सत्र का आज 5वां दिन है। आइए जानते हैं आज दोनों सदनों में सूचीबद्ध मुख्य विधायी कार्यों के बारे में। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू और कोडी कुनिल सुरेश बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की 14वीं रिपोर्ट सहमति के लिए प्रस्तावित करेंगे। राष्ट्रपति अभिभाषण पर सदन में सोमवार से शुरू हुई चर्चा आज भी जारी रहेगी। राज्यसभा की बात करें तो राज्यसभा में भी राष्ट्रपति के अभिभाषण पर आगे चर्चा जारी रहेगी। यहां लोकसभा की शुरुआत प्रश्नकाल से होगी। आइए जानते हैं आज लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान किन किन मंत्रालयों से संबंधित कौन कौन से तारांकित प्रश्न आज पूछे जाएंगे। हम आपको बता दें कि विजया नगरम आंध्र प्रदेश से टीडीपी सांसद अप्पल नायडू कलिसेटी गृह मंत्री से सीएपीएफ प्रशिक्षण संस्थान से जुड़ा हुआ प्रश्न करेंगे और पूछेंगे कि देश में प्रत्येक सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स के लिए कुल कितने ट्रेनिंग संस्थान स्थापित किए गए हैं। ये संस्थान राज्य, संघ राज्य, क्षेत्रवार कहां स्थित हैं और उनमें बुनियादी प्रशिक्षण, काउंटर इंसर्जेंसी, जंगल वॉरफेयर, टेक्निकल, मेडिकल, फायर सेफ्टी और विशिष्ट पाठ्यक्रमों सहित किस किस प्रकार के प्रशिक्षण प्रदान किए जाते हैं। उस्मानाबाद से, महाराष्ट्र से शिवसेना उद्धव बालासाहब ठाकरे के सांसद ओम प्रकाश भोपाल सिंह उर्फ पवन राजे निम्बालकर सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री से नशा मुक्त भारत अभियान से जुड़ा सवाल करेंगे। नशा मुक्त भारत अभियान के तहत 2023-24 और 2024-25 के दौरान महाराष्ट्र में शुरू की गई आउटरीच और जागरूकता गतिविधियों का विवरण क्या है और इनमें कितने कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं, उनमें कितने प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया है और इनसे संबंधित शैक्षणिक संस्थानों, यूथ क्लबों, महिला समूहों, मीडिया अभियानों, प्रशिक्षण कार्यक्रमों, मास्टर वॉलंटियर्स और ई प्रतिज्ञाओं का विवरण क्या है। समस्तीपुर बिहार से लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की सांसद शांभवी कृषि और किसान कल्याण मंत्री से पीएमएफबीवाई के तहत
फसल नुकसान के कवरेज से जुड़ा हुआ प्रश्न करेंगी। वो मंत्री से जानना चाहेंगी कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के दायरे में वन्य पशुओं के हमलों से होने वाले फसलों के नुकसान और धान की फसल के जलमग्न होने के परिणाम स्वरूप होने वाले फसलों के नुकसान सहित कौन कौन से विशिष्ट नए जोखिम शामिल किए गए हैं। काराकाट बिहार से भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, मार्क्सवादी लेनिनवादी लिबरेशन के सांसद राजा राम सिंह मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री से राष्ट्रीय पशुधन मिशन उद्यमिता विकास कार्यक्रम से जुड़ा हुआ प्रश्न करेंगे। जानना चाहेंगे कि सरकार द्वारा राष्ट्रीय पशुधन मिशन उद्यमिता विकास कार्यक्रम के अंतर्गत राज्य, संघ राज्य क्षेत्रवार कितनी राज्य सहायता प्रदान की जाती है। सूरत गुजरात से भारतीय जनता पार्टी के सांसद मुकेश कुमार चंद्रकांत दलाल वाणिज्य और उद्योग मंत्री से मुक्त व्यापार समझौते से जुड़ा हुआ प्रश्न करेंगे कि क्या सरकार ने मार्केट एक्सेस, टैरिफ रैशनलाइजेशन, सर्विसेज, मोबिलिटी और इन्वेस्टमेंट पर फोकस करते हुए नए द्विपक्षीय और बहुपक्षीय फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किए हैं और यदि किए तो तत्संबंधी ब्यौरा किया है। मादा महाराष्ट्र से राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के सांसद धैर्यशील राज सिंह मोहिते पाटिल कृषि और किसान कल्याण मंत्री से प्रश्न करेंगे कि क्या सरकार ने महाराष्ट्र राज्य में ऑर्गेनिक खेती को बढ़ावा देने के लिए प्रभावी कदम उठाए हैं, खासकर परंपरागत कृषि विकास योजना को लागू करके, यदि हां तो तत्संबंधी ब्यौरा किया है। मल्लपुरम केरल से इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के सांसद ईटी मोहम्मद बशीर कृषि और किसान कल्याण मंत्री से पूछेंगे कि देश भर में कुल बकाया कृषि ऋण का ब्यौरा किया है और सीमांत किसानों को ऋण संबंधी राहत देने हेतु क्या योजनाएं हैं। छोटे और सीमांत किसानों के लिए अनौपचारिक ऋण को रेगुलेट करने और कम ब्याज वाले संस्थागत क्रेडिट तक पहुंच बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं। कुशीनगर उत्तर प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी के सांसद विजय कुमार दुबे कृषि और किसान कल्याण मंत्री से जानना चाहेंगे कि क्या सरकार ने वर्ष 2025 के दौरान प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना के तहत हुई प्रगति का आकलन किया है, जिसमें ओडिशा के नबरंगपुर लोकसभा क्षेत्र, शहडोल लोकसभा क्षेत्र के शहडोल, अनूपपुर और उमरिया जिलों में इसके कार्यान्वयन का आकलन भी शामिल है। अकोला महाराष्ट्र से भारतीय जनता पार्टी के सांसद अनूप संजय धोत्रे पंचायती राज मंत्री से पूछेंगे कि महाराष्ट्र के अकोला और वाशिम जिलों में पंचायतों की क्षमता को मजबूत करने के लिए उठाए जा रहे कदमों का ब्यौरा किया है। क्या पंचायत सदस्यों और अधिकारियों के कौशल और ज्ञान को बढ़ाने के लिए कोई प्रशिक्षण कार्यक्रम उपलब्ध है, यदि है तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है। कासरगोड केरल से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सांसद राजमोहन उन्नीथन कृषि और किसान कल्याण मंत्री से जानना चाहेंगे कि क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि संयुक्त किसान मोर्चा ने लगातार कृषि संकट और 2021 में 3 कृषि कानूनों की वापसी के बाद दिए गए आश्वासनों को पूरा न किए जाने का हवाला देते हुए देशव्यापी किसान विरोध प्रदर्शन फिर से शुरू करने की घोषणा की है। कोरबा छत्तीसगढ़ से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सांसद ज्योत्सना चरणदास महंत कृषि और किसान कल्याण मंत्री से जानना चाहेंगे कि क्या छत्तीसगढ़ में छोटे और सीमांत किसानों को धन की खरीद के लिए एग्री स्टैक और बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन जैसी डिजिटल प्रणालियों के कारण अत्यधिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है, और क्या ऑनलाइन टोकन सिस्टम में तकनीकी गड़बड़ियां और राजस्व रिकॉर्ड में विसंगतियों के कारण राज्य के किसानों में गहरा मानसिक तनाव और आर्थिक संकट पैदा हो गया है। दिंडोरी महाराष्ट्र से राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद चंद्र पवार के सांसद भास्कर मुरलीधर भगरे वाणिज्य और उद्योग मंत्री से सवाल करेंगे कि क्या सरकार ने महाराष्ट्र में उत्पादित की जाने वाली ग्रेप वाइन के एक्सपोर्ट को बढ़ावा देने के लिए कदम उठाए हैं, यदि हां तो पिछले 5 सालों के दौरान महाराष्ट्र से एक्सपोर्ट की गई वाइन की कुल मात्रा और कीमत का वर्षवार और देशवार ब्यौरा किया है। बारगढ़ उड़ीसा से भारतीय जनता पार्टी के सांसद प्रदीप पुरोहित कृषि और किसान कल्याण मंत्री से जानना चाहेंगे कि पिछले 3 वित्तीय वर्षों और मौजूदा वित्तीय वर्ष के दौरान केंद्र सरकार द्वारा ओडिशा राज्य को दी गई वित्तीय सहायता का योजनावार और वर्षवार ब्यौरा किया है। रतलाम मध्य प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी की सांसद अनीता नागर सिंह चौहान कृषि और किसान कल्याण मंत्री से पूछेंगी कि क्या मध्य प्रदेश का अलीराजपुर जिले जो रतलाम झाबुआ अलीराजपुर लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र के तहत एक जनजातीय बहुल क्षेत्र है और काफी हद तक बारिश पर आधारित खेती पर निर्भर है, में वर्तमान में कोई
फंक्शनल एग्रीकल्चर कॉलेज नहीं है, जिससे स्थानीय छात्रों खासकर आदिवासी युवाओं को कृषि शिक्षा हासिल करने के लिए दूसरे जिलों में जाना पड़ता है। कृष्णनगर पश्चिम बंगाल से अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस की सांसद महुआ मोइत्रा वस्त्र मंत्री से सवाल करेंगी कि क्या सेंट्रल कॉटेज इंडस्ट्रीज के कर्मचारियों को महीनों से सैलरी नहीं मिली है, यदि ऐसा है तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और कर्मचारियों की संख्या श्रेणीवार कितनी है तथा बकाया वेतन, मजदूरी और भत्ते कितने हैं और कितने समय से लंबित हैं। वर्ष 2014 से वर्षवार कितने कारीगर एम्पोरियम को उत्पादों की आपूर्ति कर रहे हैं। रामनारायण जी, आपने देखा कि बहुत सारे और बहुत महत्व के प्रश्न पूछे जाने वाले हैं और कृषि मंत्रालय से सर्वाधिक प्रश्न पूछा जाने वाला है। चूंकि हम लोग बात कर रहे थे एफटीए की और अमेरिका के राष्ट्रपति ने कल जो घोषणा की है टैरिफ को कम करने की, तो एफटीए से जुड़ा हुआ भी एक महत्वपूर्ण प्रश्न आज पूछा जाने वाला है प्रश्नकाल के दौरान। कितना महत्वपूर्ण है ये प्रश्न? जैसा मैंने कहा कि कई बार ऐसा होता है कि विपक्ष भी बहुत सारे मुद्दों को उठाना चाहता है, प्रश्नकाल बाधित हो जाता है, तो वो प्रश्नकाल के माध्यम से ही वो मुद्दे शायद सदन के भीतर उठने वाले होते हैं, लेकिन कई बार ऐसा नहीं हो पाता है। लेकिन आज प्रश्नकाल में बहुत महत्व का मुद्दा है, वो भी एफटीए से जुड़ा हुआ। देखिए, एफटीए एक ऐसा मुद्दा है जिसको आम जनता को समझाना बहुत ज़रूरी है। आप एक शब्द एफटीए आ गया, डील हो गया, लेकिन उससे क्या क्या फ़ायदे हैं, उसके क्या इम्पैक्ट है हमारी इकोनॉमी पर, हमारी अर्थव्यवस्था, हमारी कृषि व्यवस्था पर, हमारे बाजार पर, लोगों के सामान्य जीवन पर क्या अंतर आने वाला है, इससे किस तरह से हमारे जो निर्यात है हमारा किस तरह से इसको बढ़ा सकते हैं, हम आयात में कैसे कमी कर सकते हैं, हमारे उत्पादों को कैसे विश्व का बाजार मिलेगा और किन किन चीज़ों को कितने शुल्क रहेंगे, ये सारी चीज़ें इससे महत्वपूर्ण हैं। नीचे वाला तबका है जो छोटा व्यापारी, भले इससे नहीं जुड़ा, उत्पादक भले सीधे तौर पर न जुड़ाओ, लेकिन अंतोगत उस तक ये बात पहुँचे, उसका लाभ उसे मिलता है। तो जब संसद में सवाल जब आता है तो बहुत सारे ऐसी छोटे छोटे सवाल होते हैं, सप्लीमेंट्री सवाल होते हैं, जिन पर सरकार इसको स्पष्ट रूप से बताती है कि कहाँ कितना इसका व्यापक प्रभाव है। तो संसद में सवाल उठने पर सीधे देश की जनता को जवाब मिलता है, वो सुनती है और देखती है कि इसका एफटीए का हमारे ऊपर क्या प्रभाव पड़ रहा है और एफटीए का मतलब क्या है। एक सरकारी तौर पे तो अखबार में खबर छप गई, चैनल पे खबर चल गई कि एफटीए हो गया, लेकिन उसको समझाना, उसको नीचे ले जाना, और जब सांसदों की ये बात संसद में आती है, सांसद समझते हैं, तो खुद विभिन्न क्षेत्रों में जाके जनता के पास मिलते हैं जाकर के, तो उस बात को ज़्यादा प्रभावी ढंग से रखते हैं। ऐसे में एफटीए वाले इशू पर, जो कि सीधे देश की अर्थव्यवस्था तक हमारी जो विकसित भारत की जो संकल्पना उससे जुड़ा हुआ मामला है, तो इस सवाल पर आज हमें लगता है चर्चा होगी सदन में, और जो सरकार जवाब देगी, उस सांसद सुनेंगे, वो निश्चित रूप से नीचे तक जाएगी और आम जनता तक ये बात स्पष्ट रूप से पहुंचेगी कि एफटीए से हमें क्या क्या फायदा मिलने जा रहा है। जी, के वी प्रसाद जी। एक चीज़ और हो सकती है इसमें, जैसे संसद में जो सवाल तो है ही, एक को होता है कि कई बारी हम देखें जैसे ऐसे महत्वपूर्ण फैसले या मुद्दों पे जब होता है तो सरकार की तरफ से सो मोटो स्टेटमेंट आ जाता है कि सरकार खुद, क्योंकि सदन चल रहा है, सदन के माध्यम से पूरे देश को ये बात बताते हैं कि भारत और अमेरिका के बीच में जो एफटीए हुआ है उसमें क्या क्या पहलू हैं और क्या क्या उसमें आयाम जुड़े हैं। जितना बता सकते हैं वो बताते हैं। तो एक वो भी तरीका है, हमने देखा है कई बारी, सो मोटो मतलब खुद कॉमर्स मिनिस्टर इस बात को रख सकते हैं। उसके अलावा सवाल, चूंकि एफटीए का ये जो सवाल जो दर्ज हुआ है ये एफटीए होने से पहले की बात है, तो आप चूंकि आज हो गया है, कल रात को इतना बड़ा फैसला सुनाया गया है, तो सप्लीमेंट्री में ये मान के चलिए अगर प्रश्नकाल में सवाल उठता है तो इस पर ज़रूर कहीं ना कहीं विपक्ष और प्रतिपक्ष या जो भी है सारे विपक्ष और पक्ष की तरफ से सब लोग पूछेंगे इसमें। जी, और प्रश्नकाल के दौरान बहुत महत्व के अन्य प्रश्न भी पूछे जाने वाले हैं, उस पर चर्चा करेंगे, और विशेष रूप से कृषि मंत्रालय से जुड़े हुए बहुत महत्व के प्रश्न हैं। लेकिन उससे पहले नवविक्रम हमारे सहयोगी वहाँ पर संसद भवन के सामने इस वक्त उपस्थित हैं। राज्यसभा में क्या कुछ आज होने वाला है, क्या कुछ एजेंडा बोल रहा है, जानने का प्रयास करेंगे। ठंडी तो बहुत ज़्यादा है और जैसे कि पवन ने बताया कि सदन के भीतर कल गर्मी रही है, ये गर्मी और भी ज़्यादा शायद ऊष्मा प्रदान करे। अगर राज्यसभा की बात करें तो क्या कुछ खास रहने वाला है नवविक्रम? बिल्कुल, जिस तरीके से प्रतिबिंब आपने बात की, प्रतिबिंब
निश्चित तौर पर सदन में जो गर्माहट है वो चल रही है, लेकिन फिर भी हम देख रहे हैं सदन का सुचारू रूप से काम करना। और ख़ास तौर पर जिस तरीके से आपने राज्यसभा की बात की, तो राज्यसभा में भी हमने देखा बड़ी बेहतर चर्चा हुई। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर जो धन्यवाद प्रस्ताव पेश किया गया, सी सदानंद मास्टर ने इसकी शुरुआत की और उन्होंने कहा कि ये अपने आप में एक स्पष्ट, दूरदर्शी और ये एक ऐसा भाषण था जिसमें दूरदर्शिता के साथ आत्मविश्वास भी दिखाई देता है। तो निश्चित तौर पर ये अपने आप में बेहद अहम है। और इसके अलावा जिस तरीके से प्रतिबिंब आप चर्चा कर रहे थे कुछ सवालों की, हम अगर आज की प्रश्नावली में देखें तो बहुत अहम सवाल हैं जो सीधे आपने अभी FTA के बारे में विस्तार से बताया और हमारे जो मेहमान हैं उन्होंने भी चर्चा की, लेकिन मैं कुछ और सवालों पर आपका ध्यान दिलाना चाहूँगा प्रतिबिंब। हमारा जो UPI एक्सपेंशन है, विशेष तौर पर जिस तरीके से कई देशों में हम UPI के जरिए पेमेंट कर सकते हैं, उस एक्सपेंशन को लेकर सवाल पूछा गया। हेल्थ से जुड़े कई सवाल हैं। बिहार में जो आयुष रिसर्च सेंटर, आयुर्वेदिक रिसर्च सेंटर की स्थापना के लिए आयुष मिनिस्ट्री से सवाल पूछा गया। आयुष मिनिस्ट्री से कई हेल्थ से जुड़े हुए बहुत महत्वपूर्ण सवाल हैं। और प्रतिबिंब, एक और मैं सवाल की तरफ आपका ध्यान दिलाना चाहूँगा। विशेष तौर पर अगर बात करें तो लाइफ सेविंग ड्रग्स, जिस तरीके से हमने बजट में देखा था, लाइफ सेविंग बजट, जो लाइफ सेविंग ड्रग्स हैं उन पर जो उनके मूल्यों में कटौती करने का ऐलान किया गया था, इससे जुड़ा सांसद स्वाति मालीवाल का भी सवाल है। उन्होंने सरकार से पूछा है, तो संभवतः जो उत्तर आएगा उसमें हमें विस्तार से समझ में आएगा और सरकार की जो कोशिशें हैं इस ओर वो समझ में आएंगी। और प्रतिबिंब, एक और बेहद अहम सवाल है मार्केट से जुड़ा हुआ, शेयर मार्केट से जुड़ा हुआ, जिसमें हमने बीते वर्षों में देखा है कि जो शेयर मार्केट में जो रिटेल इन्वेस्टर हैं उनकी संख्या में बड़ा इजाफा हुआ है। लेकिन ये संसद में सवाल उठाया जाएगा, राज्यसभा में विशेष तौर पर जो FNO का सेगमेंट है उसमें कितना विस्तार हुआ है। और ख़ास तौर पर हम जब देखें तो कई जो रिटेल इन्वेस्टर हैं उनका जब घाटा होता है तो पूरा खाका सरकार से पूरा डेटा मांगा गया है कि कितने लोगों ने इन्वेस्ट किया और कितने लोगों का नुकसान हुआ, क्योंकि कई बार जब कम जानकारी में लोग रिटेल इन्वेस्टमेंट में आते हैं और वो घाटा उठाते हैं। ऐसे में एक स्पष्ट तस्वीर आने से लोगों में जागरूकता बढ़ेगी। जी प्रतिबिंब। जी, और बहुत महत्व के प्रश्न आज पूछे जाने वाले हैं और राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा आज भी राज्यसभा में जारी रहेगी। नवविक्रम, जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे सहयोगी बता रहे थे प्रश्नकाल में कितने महत्व के प्रश्न आज पूछे जाने वाले हैं और उसमें आयुर्वेदिक रिसर्च सेंटर से जुड़ा हुआ एक प्रश्न है। और हमने देखा कि जिस तरीके से इस बार बजट में आयुष एम्स और खोलने पर जो एक बड़ा जो है आवंटन देने की बात कही गई है, तो सरकार का खासा ध्यान है इस क्षेत्र पर। बिल्कुल, देखो स्वास्थ्य एक ऐसा क्षेत्र है जिस पर सरकार हम देखा कोविड के बाद से लगातार ध्यान दे रही है, बहुत सारी घोषणाएं कर रही है। एम्स तो पहले ही बनाए गए थे, उन्होंने अब आयुर्वेद के जो संस्थान है उनका विस्तार किया है, पूरे देश के विभिन्न हिस्सों में विस्तार किया है ताकि हर देश के हर कोने में लोगों को सरल और सहज तरीके से स्वास्थ्य सुविधाएं मिल सकें उनको। आयुष्मान भारत से हमें बहुत बड़ा लाभ मिला पूरे देश में। अब आयुष्मान भारत कार्ड सबके पास है, लेकिन वो जाएं कहाँ? इसके लिए सरकार संस्थानों को देश के विभिन्न हिस्सों में खोल रही है और बहुत सारे नए संस्थानों जोड़ रही है। मेडिकल सीट्स बढ़ी हैं, डॉक्टर्स बढ़ रहे हैं, संस्थान बढ़ रहे हैं, प्राइवेट सेक्टर्स में सरकार उनको अनुमति दे रही है। तो पूरा स्वास्थ्य का क्षेत्र में व्यापक रूप से सरकार का जो प्रयास है कि जो छोटे छोटे गांव हैं, जो बहुत दूर क्षेत्र है, वहाँ तक भी सहज और सरल तरीके से स्वास्थ्य सुविधाएं पहुँच सकें। हाल के दिनों में देखा हमने देश के कई हिस्सों में जो समस्याएं हैं, जो उभरी हैं, उनको ध्यान में रखते हुए सरकार का ये प्रयास है और इस बजट में जो आवंटन किए गए हैं, जो प्रावधान किए गए, वो निश्चित तौर पर हमें लगता है अगले 1 साल के अंदर जब ये इम्प्लीमेंट होगा पूरा बजट, तो हम स्वास्थ्य सुविधाओं को और ज़्यादा विस्तार कर सकें। क्योंकि हमारी जो आबादी है लगातार बढ़ रही है, ऐसे में हमको अपनी स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार भी करना है। और हर क्षेत्र में हम देखते हैं मेडिकल कॉलेज की बहुत सारी कमी, मेडिकल हॉस्पिटल्स की जो कमी है उसको भी दूर करना है, डॉक्टर्स की कमी को दूर करना है। और अभी बड़े बड़े जो शहरों में आकर के लोग इलाज कराने के लिए आते हैं, उनको अपने छोटे शहरों में 2 टियर 3 टियर शहरों में स्वास्थ्य सुविधाएं मिल सकें, इस पर सरकार का फोकस इस बजट में ज़्यादा दिखाई दिया है। जी, केवी प्रसाद जी, ये सरकार तो अपनी तरफ से
लगातार प्रावधान कर रही है स्वास्थ्य सेवाएं सुधारने को, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि जानकारी जो है आम लोगों तक नहीं पहुंच पाती। आयुष कार्ड निर्माण को लेकर कैसे बनाया जाए, कहां जाकर तैयार किया जाए और उसका इस्तेमाल किस प्रकार हो, उसकी जानकारी का थोड़ा सा अभाव है। वो बढ़ाने के लिए सरकार को क्या कुछ करना चाहिए? देखिए, एक बात हम हमेशा सुनते आए हैं पिछले कई सालों से कि लास्ट माइल डिलीवरी, आखिरी मील में कैसे सामान पहुंचाया जाए, और सर्विसेज का ज़्यादा इस पे अभाव है। क्योंकि जैसे कार्ड तो बन गया, जैसे कहाँ जाएं कैसे, पहले तो कईयों को ये भी नहीं पता लगता कि कार्ड बनेगा कैसे। तो उसके लिए जो हमारे जो स्वयंसेवी संस्थाएं हैं, और ख़ासकर जो हमारे ग्रामीण में जो आपके लोग काम कर रहे हैं एनजीओ सेक्टर्स में, और साथ ही साथ सरकार की तरफ से आंगनवाड़ी जो कार्यकर्ता हैं, इन पे काफ़ी निर्भर करता है वो कैसे इन चीज़ों को आगे लेके जाएं। और ये हमारा एक संपर्क है गांव के आखिरी छोर में जो रहते हैं, कि उनको ये जाके बताएं कि ये सरकार की तरफ से आपको सुविधाएं दी जा रही हैं, और इन सुविधाओं का आप लाभार्थी कहाँ कहाँ जाके आप इसका फ़ायदा ले सकते हैं। तो ये निरंतर प्रक्रिया है। और मेरे ख्याल से अगर आपको याद हो कि पिछले 2024 में एक प्रधानमंत्री जी ने जो एक कार्यक्रम चलाया था 100% सैचुरेशन, यानी कि जो भी हमारे अलग अलग कार्यक्रम है जनता से जुड़े हुए उनके, उसके लिए मैक्सिमम लोगों को, सबसे ज़्यादा लोगों को जितना भी होना चाहिए सबको भागीदारी हो, ताकि उनको, तो ये निरंतर प्रयास है। कोई ये नहीं कि आज आपने कर दिया और घर बैठ गए, ये आपको करते ही रहना पड़ेगा। और साथ ही साथ जो हमारी मूलभूत सुविधाएं, खासकर जो इंफ्रास्ट्रक्चर है इसके साथ जो जुड़ी हुई हैं, उसको भी विकसित करना है। और शायद इस बजट में इसके ऊपर विशेष ध्यान और आवंटन किया गया। जी हाँ, और यूपीआई जो है जिस तरीके से भारत में यूपीआई का लगातार विस्तार हो रहा है और विश्वास लोगों का बहाल हुआ है, वो पूरा विश्व उसको देखकर रामनारायण जी चमत्कृत है। हमने देखा G20 के दौरान भी जर्मनी और अलग जो देशों के जो है राष्ट्राध्यक्ष वगैरह आए थे, और वो ट्रांजिशन देखकर जो है उनमें कौतूहल पैदा हुआ था। तो उससे जुड़ा हुआ भी एक महत्वपूर्ण प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय यूपीआई से जुड़ी प्रणालियों के माध्यम से कितना लेन देन हुआ है, कितना महत्व का प्रश्न है। देखो, डिजिटल अर्थव्यवस्था की बात पश्चिम में बहुत होती थी, लेकिन जब कोविड का काल आया और भारत में आपदा को अवसर बनाया, उसमें जिस तरह से भारत में डिजिटल अर्थव्यवस्था को मजबूत किया गया, यूपीआई पेमेंट जो शुरुआत की गई है, डिजिटल भुगतान शुरू किए गए, उसका व्यापक असर पूरी दुनिया में गया है। पूरी दुनिया में देखा कि भारत जैसा देश जिसको पिछड़ा मानते थे, जहाँ की बड़ी आबादी गाँव में रहती है, वो किस तरह से डिजिटल पेमेंट की तरफ झुकी है और आगे बढ़ रही है और मजबूती से बढ़ रही है। थोड़े बहुत समस्याएं, फ्रॉड आते हैं, लेकिन डिजिटल अर्थव्यवस्था को असर नहीं पड़ा, डिजिटल भुगतान पर असर नहीं पड़ा है, और तेजी से उसको मजबूत किया गया। सरकार ने कई तरह के ऐसे उपाय किए जिससे कि डिजिटल भुगतान बाधित ना हो, बल्कि और ज़्यादा बढ़े। तो पूरे वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए जो डिजिटल माध्यम से हमने जो अपने यूपीआई दूसरे जो भुगतान तरीके अपनाए हैं, वो निश्चित रूप से इस देश की अर्थव्यवस्था को और मजबूत करेंगे। और जो वैश्विक अर्थव्यवस्था में जो भारत का योगदान है, आपने जो बताया अभी कैसे बहुत सारे देश के प्रतिनिधि आते हैं, उन्होंने देखा भारत में किस तरह से आगे बढ़ रहा है, तो वो निश्चित रूप से भारत की एक उस पहचान को मजबूत कर रहा है कि हम अच्छी चीज़ों को दुनिया को कितने जल्दी अडॉप्ट करते हैं, हम विकास के लिए और विकसित भारत के लिए कितनी तेजी से आगे बढ़ना, हमारी प्रतिबद्धता क्या है। जी, और सबसे बड़ी बात यह है कि हमने देखा कि जब यूपीआई जो है लॉन्च किया गया था, और विपक्ष ने बहुत सारे सवाल उठाए थे कि इतना विविधता भरा देश है, इतना विस्तृत देश है, और यहाँ पर जो है इसके लिए मोबाइल नहीं है, लोगों के पास नेटवर्क नहीं होगा, तो ये फ्लॉप हो जाएगा। लेकिन कैसे लोगों ने हाथों हाथ लिया। आप देखते हैं कि रेडी और खुमचे वाले भी जो है 10-10 रुपए का ट्रांजेक्शन भी जो है यूपीआई के माध्यम से कर रहे हैं। सवाल मेरा ये है कि कई बार सरकार जो है क्रांतिकारी बदलाव के लिए कुछ कदम उठाती है, उसमें विपक्ष को कहीं ना कहीं सहयोग करना चाहिए। अगर आपको लगता है कि ये देश की तरक्की को थोड़ा सा और भी इसको मजबूत बनाएगा। दो तरीके से देखा जा सकता है। विपक्ष ने जब सवाल किया था, तो ये हमारे पास क्या सुविधा थी, इंफ्रास्ट्रक्चर था, उसमें सवाल था कि जब नहीं है तो फिर कैसे करेंगे। तो सरकार की जो तैयारी थी वो हमें उस वक्त उजागर नहीं हुई। वो अब अच्छा, सबसे बड़ी जो मैं मानता हूँ इससे कि मानसिकता बदली है। हमारे देश में कैश इज किंग कहा जाता है कि भाई जिसके हाथ में पैसा है वो है। वो मानसिकता बदली, जो आप कह रहे हैं कि छोटे छोटे व्यापारी भी हैं, कि चाहे वो रेडी पटली वाले हों, वो भी आप उससे ट्रांजैक्शन के लिए तैयार हो गए। ये मानसिकता को बदलने में बड़ा वक्त लगता है। और भारत का एक जो सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन जो आज की तारीख में मानते हैं, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर जो हमने खड़ा किया है,
वो पूरे विश्व में इसको हम प्रचार भी कर रहे हैं और कई सारे राष्ट्रों में जाकर हमने इसका आदान प्रदान भी किया है और उनको हम ये फैसिलिटी दे रहे हैं, टेक्नोलॉजी दे रहे हैं। और यूपीआई जैसे ट्रांजैक्शंस कई सारे राष्ट्रों के साथ आप कर रहे हैं, इस वक्त संधियाँ हुई हमारी जी। तो ये अपने आप में एक चीज़ है जो दर्शाता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि हम आमतौर पर देखा करते थे कि जो विकसित राष्ट्र करते हैं हम वही करते थे। एक पिछलुगु देश, एक फॉलोअर जो है कंट्री के तौर पर हम लोग जो है सामने आ रहे थे। अब बहुत सारे क्षेत्रों में भारत अगुवा बन गया है, अब जो है नेतृत्व कर रहा है। यूपीआई भी जो है उसमें से एक है कि पूरा विश्व भारत से सीखने की कोशिश कर रहा है। आप दोनों आए और आप दोनों को संसद की कार्रवाई को कवर करने के लिए भी जाना होगा। केवी प्रसाद जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद और रामनारायण जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। जी हाँ, एजेंडे पर एक चलते चलते कुछ और नजर डाल लेते हैं। राज्यसभा में आज पूछे जाने वाले कुछ चुनिंदा प्रश्न कौन से हैं, आइए एक बार देख लेते हैं। महाराष्ट्र से भारतीय जनता पार्टी की सांसद मेधा विश्राम कुलकर्णी का प्रश्न वित्त मंत्रालय से। उनका प्रश्न है, वर्तमान में कितने देशों में एकीकृत भुगतान इंटरफेस कार्यरत है और स्थानीय भुगतान प्रणालियों से जुड़ा हुआ है? विगत 3 वर्षों के दौरान अंतर्राष्ट्रीय यूपीआई से जुड़ी प्रणालियों के माध्यम से किए गए कुल लेन देन के मूल्य और उसकी मात्रा का वर्षवार ब्यौरा क्या है? राजस्थान से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सांसद मुकुल बालकृष्ण वासनिक का प्रश्न स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय से। क्या भारत में अत्यधिक नमक के सेवन एक गंभीर स्वास्थ्य संकट के रूप में सामने आया है, जो मुख्य रूप से उच्च रक्तचाप और हृदय रोग जैसी मूक महामारी को बढ़ावा दे रहा है? यदि ऐसा है तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है और अत्यधिक नमक सेवन के दुष्प्रभाव के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं? बिहार से भारतीय जनता पार्टी के सांसद धर्मशिला गुप्ता का प्रश्न आयुष मंत्रालय से। क्या सरकार आयुर्वेद को बढ़ावा देने के लिए बिहार राज्य में एक और आयुर्वेदिक अनुसंधान केंद्र स्थापित करने का विचार रखती है? बिहार सहित देश में कार्यरत आयुर्वेदिक अनुसंधान केंद्र का राज्यवार ब्यौरा क्या है और उक्त केंद्रों में पिछले 3 वर्षों और चालू वर्ष के दौरान अनुसंधान एवं विकास के लिए आवंटित और प्रयुक्त निधियों का ब्यौरा क्या है? राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली से आम आदमी पार्टी के सांसद स्वाति मालीवाल का प्रश्न रसायन और उर्वरक मंत्रालय से। क्या राष्ट्रीय आवश्यक औषधि सूची में सम्मिलित दवाओं के अतिरिक्त औषधियों, विशेषकर महंगी और जीवन रक्षक दवाओं के मूल्यों को नियंत्रित या विनियमित करने के लिए कोई परामर्श या नीतिगत समीक्षा की जा रही है? गुजरात से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सांसद शक्ति सिंह गोहिल का प्रश्न कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय से। वर्ष 2023 से भारत और गुजरात में कंपनियों के अव्ययित कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व यानी CSR खाते का ब्यौरा क्या है? वर्ष 2023 से CSR व्यय का CSR अंशदान द्वारा समर्थित सरकारी योजनाओं सहित राज्यवार ब्यौरा क्या है? तमिलनाडु से द्रविड़ कचकम के सांसद आर गिरिराजन का प्रश्न पतनपोत और जलमार्ग मंत्रालय से। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास के राष्ट्रीय बंदरगाह जलमार्ग एवं तट प्रौद्योगिकी केंद्र ने रामेश्वरम में एक अंतर्राष्ट्रीय यात्री टर्मिनल स्थापित करने के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार की है। यदि ऐसा है तो ब्यौरा क्या है? राज्यसभा में बजट सत्र के 5वें दिन आयुष, रसायन और उर्वरक, उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण, कॉर्पोरेट कार्य, वित्त, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा, पतनपोत, परिवहन और जलमार्ग से संबंधित 15 प्रश्न प्रश्नकाल के दौरान पूछे जाने वाले हैं। राज्यसभा में 4 प्रश्न प्रश्नकाल के दौरान आयुष मंत्रालय से संबंधित पूछे जाएंगे। इसका उत्तर केंद्रीय आयुष राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार प्रताप राव जाधव देंगे। 3 प्रश्न राज्यसभा में प्रश्नकाल के दौरान रसायन और उर्वरक मंत्रालय से संबंधित पूछे जाएंगे। इसका उत्तर केंद्रीय रसायन और उर्वरक मंत्री जगत प्रकाश नड्डा देंगे। 1 प्रश्न प्रश्नकाल के दौरान कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय से संबंधित पूछा जाएगा। इसका उत्तर केंद्रीय कॉर्पोरेट कार्य मंत्री निर्मला सीतारमण देंगी।
राज्यसभा में प्रश्नकाल के दौरान 3 प्रश्न वित्त मंत्रालय से संबंधित पूछे जाएंगे। इसका उत्तर केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण देंगी। प्रश्नकाल के दौरान 3 प्रश्न राज्यसभा में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय से संबंधित पूछे जाएंगे। इसका उत्तर केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा देंगे। राज्यसभा में प्रश्नकाल के दौरान 1 प्रश्न पतन, पोत, परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय से संबंधित पूछा जाएगा। इसका उत्तर केंद्रीय पतन, पोत, परिवहन और जलमार्ग मंत्री देंगे। संसद में आज के लिए इतना ही। मुझे दीजिए आज्ञा, बने रहिए संसद टीवी के साथ, क्योंकि थोड़ी देर में हम आपको लेकर चलेंगे और लोकसभा की और राज्यसभा की आज की कार्रवाई का सीधा प्रसारण दिखाएंगे। फिलहाल मुझे आज्ञा, नमस्कार।